नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी की एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करने के लिए आप इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए। वहां पे आपको एक लिंक मिलेगा जहां से आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों। आज पीएम मोदी ने पश्चिम बंगाल में कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इसके साथ ही उन्होंने सीएम ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में असली परिवर्तन कमल ही लेकर आएगा। पीएम मोदी ने कहा कि राजनीति के कारण बंगालियों को मां दुर्गा की पूजा तक नहीं करने दी जाती है। उन्होंने बंगाल की बेटी नारे को लेकर भी ममता सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि टीएमसी गरीबों के लिए नहीं सोचती है। राज्य में 1 से 1,75,00,000 घरों में केवल 9 लाख में ही पानी की पाइपलाइन है और जिस प्रकार से राज्य सरकार काम कर रही है ना जाने और कितने साल लग जाएंगे। ये दिखाता है कि टीएमसी बंगाल की बेटी के साथ अन्याय कर रही है। बता दें, टीएमसी ने चुनाव में नारा दिया है, बंगाल को चाहिए अपनी बेटी। पश्चिम बंगाल में चुनाव शुरू होने से पहले ही मची चुनावी हलचल के बीच अब सीबीआई ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे और तृणमूल कांग्रेस नेता अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजिरा नरूला के खिलाफ कार्रवाई की है। तृणमूल कांग्रेस के कद्दावर नेता अभिषेक के घर सीबीआई पहुंची और उनकी पत्नी से कोयला तस्करी मामले की जांच में शामिल होने को कहा। समझा जाता है कि इस कार्रवाई के बाद राज्य में राजनीतिक माहौल गरमाएगा और आरोप प्रत्यारोपों का दौर शुरू होगा। सीबीआई इस मामले में आज अभिषेक बनर्जी की साली के घर पर पहुंच गई है और पूछताछ कर रही है। तो अभिषेक बनर्जी की पत्नी से 23 फरवरी को पूछताछ की जानी है। उन्होंने सीबीआई को चिट्ठी लिखकर कहा था कि 23 फरवरी को सीबीआई के अधिकारी उनके घर पर आकर पूछताछ कर सकते हैं। बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने चीन को लेकर एक बार फिर सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा है कि उन्हें सरकारी सूत्रों से पता चला है कि चीन ने यह साफ कर दिया है कि वह देवसांग को खाली नहीं करेगा। चीन का कहना है कि पिछले साल अप्रैल में जो एलएसी पर स्थिति थी उससे अधिक वह खाली करने को तैयार नहीं है, जबकि देवसांग पर चीन ने 1998 से ही 2013 तक धीरे धीरे कब्जा कर लिया है। स्वामी ने ट्वीट कर कहा है। ट्वीट के नीचे जब एक व्यक्ति ने सवाल किया कि आप क्या सलाह देंगे, तो स्वामी ने लिखा, युद्ध। बाबा रामदेव की पतंजलि द्वारा कोरोना की दवाई बनाने के दावे पर फिर विवाद हो गया है। पहले तो इसको लेकर WHO को सफाई देनी पड़ी कि ऐसी कोई दवा हमारे द्वारा प्रमाणित नहीं की गई है। ये सफाई इसलिए देनी पड़ी क्योंकि दावे किए जा रहे थे कि कोरोनिल को WHO से प्रमाणित किया गया है। तो वहीं अब इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी IMA ने पतंजलि के दावे पर कड़ा रुख अख्तियार किया है और स्वास्थ्य मंत्री से भी कड़े सवाल पूछे हैं। IMA ने कहा है कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की संहिता के अनुसार कोई भी डॉक्टर किसी भी दवा को प्रमोट नहीं कर सकता है और यह आश्चर्य की बात है कि स्वास्थ्य मंत्री, जो कि खुद एक आधुनिक चिकित्सा डॉक्टर हैं, दवा का प्रचार करते हुए पाए गए हैं। IMA ने कहा कि हम WHO की प्रामाणिकता को लेकर किए गए झूठे दावों से अचंभित हैं, वो भी स्वास्थ्य मंत्री की उपस्थिति में। IMA ने इसी को लेकर स्वास्थ्य मंत्री से कुछ सवाल किए हैं। एसोसिएशन ने पूछा कि देश के स्वास्थ्य मंत्री होते हुए क्या यह उचित है कि आप देश के सामने एक गलत झूठा प्रक्षेपण जारी करें जो अवैज्ञानिक तरीके से बनाया गया हो। किसी अवैज्ञानिक प्रोडक्ट को देश के सामने गलत तरीके से प्रचारित करना कितना सही है और क्या आप इस दवाई के लिए किए गए ट्रायल के बारे में पूरी जानकारी दे पाएंगे। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने कोरोनिल को लेकर कहा कि देश के स्वास्थ्य मंत्री की उपस्थिति में पेश की गई अवैज्ञानिक दवा का गलत और मनगढ़ंत तरीके से प्रचार करना, जिसे बाद में WHO ने खारिज कर दिया, पूरे देश का अपमान है। IMA ने बाबा रामदेव द्वारा आधुनिक दवाइयों को लेकर कहे गए मेडिकल आतंकवाद शब्द पर भी आपत्ति जताई और कहा, क्या स्वास्थ्य मंत्री इसको लेकर भी सफाई देंगे। IMA ने पूछा, क्या स्वास्थ्य मंत्री बता सकते हैं कि DGCI ने किस आधार पर कोरोनिल को अप्रूव किया है। टूलकिट मामले में दिशा रवि को कोर्ट ने एक और दिन की पुलिस कस्टडी पर भेज दिया है। पुलिस ने 5 दिन की कस्टडी की मांग की थी। पुलिस कस्टडी के दौरान आरोपी दिशा रवि के साथ आरोपी शांतनु और आरोपी निकिता जैकब को आमने सामने बैठाकर पूछताछ होगी। इससे पहले दिशा रवि को 3 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया था, जो कि आज खत्म हो रही थी। दिशा रवि को लेकर पुलिस का दावा है कि वो देश की छवि को खराब करने की साजिश में शामिल थी। यूपी के मुजफ्फरनगर में किसानों और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प की खबर आ रही है। इस संबंध में RLD नेता जयंत चौधरी ने ट्वीट कर कहा है कि सारेम गांव में बीजेपी नेताओं और किसानों के बीच संघर्ष, कई लोग घायल हुए। किसान के पक्ष में बात नहीं होती तो कम से कम व्यवहार तो अच्छा रखो, किसान की इज्जत तो करो। कानूनों के फायदे बताने जा रहे सरकार के नुमाइंदों की गुंडागर्दी बर्दाश्त करेंगे गाँव वाले। चौधरी ने घायल किसानों की फोटो शेयर की है। केरल में आगामी चुनाव से पहले कराए गए सर्वे के अनुसार अगर अभी चुनाव कराए गए तो एक बार फिर CPM के नेतृत्व वाले लेफ्ट की सरकार ही बनती दिख रही है।
एशियानेट न्यूज C4 सर्वे के अनुसार अभी चुनाव हुए तो सीपीएम के नेतृत्व वाले एलडीएफ को 72 से 78 सीटें, कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ को 59 से 65 सीटें और बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए को 3 से 7 सीटें ही मिलती दिख रही हैं। राज्य में कुल 140 सीटें हैं तो बहुमत के लिए 71 सीटें ही चाहिए, जो कि लेफ्ट को आसानी से मिल रही हैं। अगर लेफ्ट दोबारा सरकार में आता है तो ऐसा 40 साल में पहली बार होगा जब कोई सत्ताधारी पार्टी लगातार दूसरी बार सत्ता में आए। 1980 के बाद से अब तक ऐसा नहीं हुआ है। गुजरात में कांग्रेस के हाथ से अहमद पटेल की राज्यसभा सीट निकल गई है। बीजेपी ने राज्यसभा की दोनों सीटों पर कब्जा कर लिया है। इन सीटों पर दिनेश चंद्र जमल भाई और राम भाई हरजी भाई ने जीत हासिल की है। गुजरात की ये दोनों सीटें कांग्रेस के अहमद पटेल और बीजेपी के अभय गणपत राय भारद्वाज के निधन के बाद खाली हो गई थी। कांग्रेस के नेतृत्व वाली पुडुचेरी की वी नारायणस्वामी सरकार विधानसभा में विश्वास मत हासिल नहीं कर सकी है। सोमवार को विधानसभा में भाषण देने के बाद मुख्यमंत्री ने अपने मंत्रियों के साथ विधानसभा से वॉकआउट कर दिया। मुख्यमंत्री ने विधानसभा में कहा कि जिन लोगों ने इस्तीफा दिया है वे लोगों का सामना नहीं कर पाएंगे और लोग उन्हें अवसरवादी कहेंगे। मुख्यमंत्री वी नारायणस्वामी ने थोड़ी देर बाद राज्यपाल से मिलकर उन्हें अपना इस्तीफा सौंप दिया। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कई विधायकों के इस्तीफा देने के कारण सरकार मुश्किलों में घिर गई थी। रविवार को भी कांग्रेस के 2 और विधायकों ने पार्टी छोड़ दी थी। इनमें 4 बार के विधायक लक्ष्मी नारायण और डीएमके के विधायक वेंकटेशन शामिल थे। इसके बाद 30 सदस्यों वाली विधानसभा में कांग्रेस डीएमके सरकार के पास सिर्फ 12 विधायक रह गए थे। विधानसभा में 2 सीटें खाली होने के कारण अभी 28 विधायक हैं। ऐसे में बहुमत के लिए 14 विधायकों की जरूरत थी। एल्गार परिषद भीमा कोरेगांव केस में अभियुक्त 81 वर्षीय वरवर राव को बॉम्बे हाईकोर्ट ने 6 महीने की जमानत दे दी है। उनको यह जमानत स्वास्थ्य कारणों से इलाज कराने के लिए दी गई है। जमानत के साथ एक शर्त यह भी रखी गई है कि वो मुंबई में ही रहेंगे और जांच में बराबर सहयोग करते रहेंगे। जमानत पर सुनवाई के वक्त कोर्ट ने कहा कि अगर उसने राव को स्वास्थ्य के आधार पर मेडिकल जमानत नहीं दी तो वह मानवाधिकारों के सिद्धांतों और व्यक्ति के मौलिक अधिकार यानी जीवन के अधिकार की रक्षा करने के अपने कर्तव्य का पालन करना नहीं होगा। बता दें, वरवर राव को महाराष्ट्र के भीमा कोरेगांव में साल 2018 की 1 जनवरी को भड़की हिंसा के बाद से गिरफ्तार कर लिया गया था। इस मामले में अब तक 16 सामाजिक कार्यकर्ताओं, कवियों और वकीलों को गिरफ्तार किया जा चुका है। पेट्रोल डीजल की लगातार बढ़ रही कीमतों से केंद्र पर राजनीतिक दबाव बढ़ता जा रहा है। इस बीच पश्चिम बंगाल सरकार ने पेट्रोल पर लगने वाले मूल्य संवर्धित कर यानी वैट में 1 रुपए की कमी कर दी है। ऐसा करने वाला ये चौथा राज्य बन गया है। इसके पहले असम, राजस्थान और मेघालय में भी इस तरह की कटौती की गई है। ये महज संयोग नहीं है कि असम और पश्चिम बंगाल में कुछ महीने बाद ही विधानसभा चुनाव होने को है। असम में वह सत्ता में है तो पश्चिम बंगाल में सत्ता की मजबूत दावेदार बनकर उभर रही है। उन्नाव पुलिस ने रविवार को 8 ट्विटर हैंडल्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। इन पर आरोप है कि इन्होंने उन्नाव में हुई 2 दलित नाबालिगों की मौत को लेकर अफवाह फैलाई। पुलिस का कहना है कि इन्होंने कहा था कि बच्चियों का बलात्कार किया गया और बच्चियों के शव का अंतिम संस्कार घर वालों की अनुमति के बिना ही कर दिया गया, जिसके बाद इन पर केस दर्ज किया गया है। जिन ट्विटर हैंडल्स पर केस हुआ है उनमें पत्रकार बरखा दत्त की मल्टीमीडिया कंटेंट कंपनी द मोजो स्टोरी का भी नाम शामिल है। बीजेपी द्वारा लगातार पाकिस्तान को सबक सिखाने के लंबे दावे किए जाने के बाद अब कांग्रेस लोगों को बताने जा रही है कि पाकिस्तान को असली सबक किसने सिखाया है। कांग्रेस अब आम लोगों के साथ ही बीजेपी को भी बताने जा रही है कि दिसंबर 1971 में हुए युद्ध में तत्कालीन इंदिरा सरकार ने क्या किया था। भारत और पाकिस्तान के बीच हुई इस जंग के 50 साल 2020 में पूरे हो चुके हैं। भारत ने इस युद्ध में किस तरह पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे, कांग्रेस इसे लोगों के सामने रखेगी। कांग्रेस लोगों को बताएगी कि इंदिरा गांधी ने किस तरह बांग्लादेश बनवाकर दुनिया का भूगोल बदल दिया था और बीजेपी को जवाब भी देगी। द इकोनॉमिक टाइम्स के मुताबिक पार्टी का ब्लूप्रिंट तैयार है और 1971 के युद्ध में क्या हुआ था इसे लोगों तक पहुंचाने के लिए कांग्रेस ने साल भर तक चलने वाले कार्यक्रम तैयार कर लिए हैं। दादरा नगर हवेली के सांसद मोहन ढेलकर का मुंबई के एक होटल में शव पाया गया है। मरीन ड्राइव के होटल सी ग्रीन में उनका शव मिला है। आशंका जताई जा रही है कि उन्होंने खुदकुशी की है। मुंबई के अतिरिक्त पुलिस कमिश्नर सत्यनारायण चौधरी ने मौत की पुष्टि की है। पुलिस का कहना है कि मोहन भाई देलकर के पास से गुजराती में लिखा एक सुसाइड नोट भी मिला है। उत्तर प्रदेश सरकार ने आज अपना बजट पेश किया। अगले साल राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले योगी सरकार के इस कार्यकाल का ये अंतिम पूर्ण बजट है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने यह बजट एप्पल के कंप्यूटर से पेश किया।
यूपी सरकार का ये बजट कुल 5,50,270 करोड़ 78 लाख रुपए का है। इस दौरान वित्त मंत्री ने ऐलान किया है कि हमारी सरकार 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने पर काम कर रही है। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले योगी सरकार ने किसानों को लुभाने के लिए कई ऐलान किए। इस दौरान उन्होंने किसानों को मुफ्त पानी की सुविधा के लिए 700 करोड़ रुपए आवंटन का ऐलान किया। इसके साथ ही वित्त मंत्री ने किसानों की रियायती दाम पर लोन देने का भी ऐलान किया है। देश के 5 राज्यों में कोरोना एक बार फिर तेजी के साथ बढ़ रहा है। इनमें सबसे अधिक तेजी से महाराष्ट्र में पैर पसार रहा है। इसी कारण से राज्य सरकार ने कहा है कि सोमवार को राज्य में किसी भी प्रकार का राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक आयोजन नहीं किया जाएगा। इससे लोगों के इकट्ठा होने पर रोक रहेगी। इसके अलावा अगले कुछ दिनों के लिए राजनीतिक आंदोलनों पर भी रोक लगाई गई है, क्योंकि इसमें भी भीड़ जुटती है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने एक बार फिर जनता से मास्क पहनने की अपील की और कहा कि अगर वो एक और लॉकडाउन से बचना चाहते हैं तो सहूलियत बरतें। अगले 8 दिनों तक लोगों के व्यवहार को नोटिस किया जाएगा। मामले बढ़ते रहे तो लॉकडाउन पर फिर विचार होगा। कांगो में हुए एक हमले में इटली के राजदूत लुका अतानासियो और एक पुलिस अधिकारी की जान चली गई है। वे कांगो की राजधानी गोमा में संयुक्त राष्ट्र के एक दल में शामिल थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हमलावर ने इटली के राजदूत लुका पर सीधे फायरिंग कर दी, जिसके बाद उनकी मौत हो गई। हमलावरों को ढूंढने के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। कहा जा रहा है कि हमला अपहरण की कोशिश में किया गया था। चीन ने सोमवार को अमेरिका से अपील की है कि वो सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना और देश के एक दलीय राजनीतिक प्रणाली को बदनाम करने की कोशिश बंद करे। साथ ही व्यापार पर प्रतिबंध हटाने और ताइवान, तिब्बत, हांगकांग और शिनजियांग में अलगाववादी ताकतों को दिए जा रहे समर्थन को रोकने का आग्रह किया है। एक वार्षिक कार्यक्रम में बोलते हुए चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने कहा कि बाइडेन प्रशासन को ट्रंप द्वारा अपनाई गई हार्डलाइन नीतियों में कुछ बदलाव लाने की आवश्यकता है। इसके साथ ही वांग यी ने कहा कि चीन का कोई अमेरिका को चुनौती देने या उसकी जगह लेने का इरादा नहीं है। हम शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के लिए तैयार हैं और संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ साझा विकास चाहते हैं। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।